हेलो माई सेल्फ संबीत एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, उनका क्या फंक्शन होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनेल है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो उसका फंक्शन जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन का वो है इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। अगर इंडिविजुअलिटी का मतलब ये होता है कि सेल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो हम बात करें कि एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल या फिर एक नॉर्मल सेल की बात करें, तो इसको जब एक इंडिविजुअल सेल के हिसाब से हम पहचानते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसका टोटल जो कंटेंट होता है उसको बाइंड करके रखता है, इसको एक पर्टिकुलर शेप देता है, जिसके वजह से इसका आइडेंटिटी मेंटेन होता है और हम इसको पहचान पाते हैं। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड है इट प्रिवेंट द सेल कंटेंट मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलूँ, ये जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर जो भी इसका कंपोनेंट होगा, जो भी इसका मटेरियल होगा, ये आउटसाइड जो मटेरियल है, मान लो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होता है, तो इसके साथ आरबीसी का कंपोनेंट मिक्सअप नहीं हो जाता। ये इसी एरिया के अंदर, वो सेल के अंदर ही बाउंड होकर रहता है, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का सेकंड फंक्शन होता है इट प्रिवेंट द सेल कंटेंट मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। देन थर्ड वन इज इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजुरी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कैप्टन अमेरिका का शील्ड जैसे काम करता है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होता है कि सेल का जो ऑर्गेनेल होता है, सेंसिटिव ऑर्गेनेल, उनको थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्ट कर लेता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर जाता है या फिर सेल से बाहर जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीटली इसके बारे में डिटेल में कितना टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या क्या होता है, कैसे वो कैरी आउट होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस है कि इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल। अब सिलेक्टेड मटेरियल क्यों लिखा गया है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अलाउ करता है टू गेट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब इजीली सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो इतना इजीली सेल के अंदर जा नहीं सकते कि बाहर आ नहीं सकते। तो ये सेल मेम्ब्रेन को इसलिए कहा है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सो द function is it allows the selected material to get into and out of the cell। अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अलावा अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके ऊपर और एक कोटिंग होता है और एक लेयर होता है और एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है ये एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। एंड सेल वॉल इज ए स्पेशल ऑर्गेनेल दैट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और हाँ, कुछ बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल आपको मिल जाएगा। अब सेल वॉल के ऊपर यू कैन सी द टाइनी पोरस, ये जो स्मॉल डॉट्स दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसका फंक्शन ये है कि इट अलाउज द मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस टू मूव बैक एंड फोर्थ एज नीडेड। जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाना होगा तो उसको ये प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ही देके देन सेल मेम्ब्रेन होके सेल के अंदर जाना होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। ये सारा मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता अंदर जाने के लिए और आने के लिए, लेकिन सेल वॉल में ऐसा नहीं होता। सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल हो तो भी अलाउ है, स्मॉल मॉलिक्यूल हो तो भी अलाउ है। तो ये सेल वॉल को हम फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल वॉल में, दैट इज कैरिड आउट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, now you will see the cell wall structure। then if I'll start from the inside, then सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन।
ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो होता है। उसके बाद सेल वॉल का मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल एंड उसके बाद होता है मिडिल लैमेला। ये दोनों जो पार्ट है ये होता है सेल वॉल का पार्ट। बाकी ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन है जिसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि सेल वॉल किस चीज से बना होता है। सेल वॉल जो है ये आपको ब्लू कलर का जो सब्सटेंस दिख रहा होगा इसको कहता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये बहुत सारा सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल। अब एक सेलुलोज दूसरे सेलुलोज के साथ जो ये बाइंडिंग आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ ग्लाइकिन। तो ग्लाइकिन ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होता है उनको बाइंड करके रखता है। बाकी जो सेलुलोज और ऊपर हो गया आपका मिडिल लैमेला, नीचे हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबको एक साथ बाइंड करके रखता है पैक्टिन। सो पैक्टिन का फंक्शन ये है कि ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला ये सबको साथ में बाइंड करके रखता है। ओके, नाउ सपोज ये टिपिकल प्लांट सेल है जिसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस, देन ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, देन ये सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, अब इस प्लांट सेल को अगर हम एक सोल्यूशन में रखते हैं जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हाइपो मतलब कम, एंड कम क्या कम होगा ये सोल्यूशन में ना, सल्यूट कम होगा। ठीक है, अगर सल्यूट कम है तो वाटर क्या होगा ना, वाटर ज्यादा होगा। अगर आउटसाइड में वाटर ज्यादा है तो बताओ क्या होता है ना, वाटर बाहर से अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एंडोस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस के वजह से ये देख लो जो वाटर है आउटसाइड से इनसाइड में आ गया, तो ये जो सेल है कंप्लीटली फील्ड हो गया। प्रीवियसली आप देख सकते हो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में थोड़ा गैप था, मतलब थोड़ा स्पेस था, लेकिन जैसे ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिए तो ये वाटर जो है आउटसाइड से इनसाइड में आ गया। नाउ द सेल इज कंप्लीटली फील्ड और सेल जो है वो स्वेल्स अप हो गया। लेकिन हम इससे पहले जो एनिमल सेल में पढ़े थे कि जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल को रखा जाता है तो वो स्वेल्स होता है या फिर कभी कभी ब्रस्ट भी हो जाता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड द वाटर प्रेशर, लेकिन यहाँ पर ये ब्रस्ट नहीं होता बिकॉज हियर द वॉल प्रेशर मीन द प्रेशर ऑफ द सेल वॉल ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट इज एनफ टू विथस्टैंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है जो वाटर इसके अंदर आया है वो जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर देगा वो प्रेशर को सेल वॉल आसानी से टॉलरेट कर लेता है। दैट्स व्हाई द प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, ना मान लो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बदले हम लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा ना, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब पहले क्या होता था ना, सेल के अंदर से बाहर से वाटर जो अंदर आ गया था, मतलब एंडोस्मोसिस हुआ था। लेकिन अब क्या होगा ना, एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस मतलब सेल के अंदर से वाटर बाहर को चला जाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा रिजल्ट, सेल विल श्रिंक। तो सेल वॉल तो श्रिंक नहीं होगा, इसका जो मेम्ब्रेन था सेल मेम्ब्रेन वो देखो अभी इतना तक सेल वॉल तक ऑलमोस्ट इतना तक था, लेकिन अब क्या होगा ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गया, देन इट इज कम अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो ये कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फेनोमेनन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो था वो श्रिंक हो गया फ्रॉम द सेल वॉल। देखो पहले क्या था ना, सेल वॉल के साथ ऐसे अटैच था, अब क्या हो गया ना, सेल वॉल से डिस्टेंस में आ गया, श्रिंक हो गया। तो इट इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर एक्सोस्मोसिस हुआ, सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर चला गया व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल का पहला फंक्शन ये होता है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। जैसे मैं बताया सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट कैन मेंटेन द शेप, इट कैन मेंटेन द इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी ऑफ द सेल। नाउ इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी।
हाँ, सेल मेम्ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो जो सेल का ऑर्गेनेल है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट कैन प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल फ्रॉम द इंजुरी, एंड नाउ वी कैन राइट इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट कीप्स द aerial part of the plant erect and helps the leaves exposed to sunlight। अब देखे होंगे जब प्लांट इतना तक रूट में लगा होता है, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है मतलब ज्यादातर पार्ट प्लांट का एरियल पार्ट होता है जो एयर में होता है। ओके, अब ये स्ट्रेट रहता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए प्लांट जो है वो इरेक्ट मतलब सीधा होके रहता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द लीव्स टू एक्सपोज टू द सनलाइट। जो लीव्स होता है वो ऐसे स्ट्रेट और फ्लैट होता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं होता तो लीव्स जो है ऐसे नीचे झुक जाता और ये सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो पाता। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट इज कंप्लीटली परमिएबल। जैसे थोड़ा देर पहले मैं बताया, सेल मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन सेल वॉल होता है कंप्लीटली और फ्रीली परमिएबल, हेंस इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट। अगर फ्रीली परमिएबल हो जाए तो क्या होगा ना, लार्ज मॉलिक्यूल हो, स्मॉल मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो आसानी से अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। नाउ हियर इट इज ए एनिमल सेल एंड इट इज ए प्लांट सेल। ये दोनों में मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल आपको दिख रहा है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है एंड लार्ज इन साइज है। डेफिनेटली आप कहोगे कि ये जो ऑर्गेनेल है ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट है और काफी प्रोमिनेंटली और लार्जली ये हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम होता है सेल न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसलिए इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। जितना भी सेल के अंदर बाकी सब ऑर्गेनेल्स है ये सब का फंक्शन को मेनली कंट्रोल होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसलिए न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, नाउ न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले न्यूक्लियस के साथ जो अटैच रहता है ऑर्गेनेल ये इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस बट इट इज रिमेन्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियस एंड इट इज एक्सटेंडेड अप टू द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब अगर एक्चुअली में हम बात करें सेल न्यूक्लियस का पार्ट जो होता है, इसके ऊपर जो पोर्स जैसे आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, और यहाँ पर ये जो डॉट्स सब दिख रहा है आपको इसको कहा जाता है राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों का जो स्पेस है बीच में थोड़ा स्पेस जो प्रोमिनेंट स्पेस होता है इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, और ये जो इमेज में हम ये क्लियरली आप देख सकते हो न्यूक्लियर पोर्स और राइबोसोम्स को क्लियरली आप देख सकते हैं। नाउ ये जो अंदर ये मिडिल वाला पोर्शन में यहाँ पर रहता है न्यूक्लियर प्लाज्म, जिसमें आपको ऐसे थ्रेड टाइप का दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं क्रोमाटिन थ्रेड। ओके, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्रोमाटिन थ्रेड क्या होता है। एंड एट द सेंटर यू कैन सी इट इज न्यूक्लियोलस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें हर एक जो पार्ट है इसके बारे में हम आपको बता दिए। नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो है ये इसका डिस्कवरी हुआ था बाय रॉबर्ट ब्राउन, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंटली एक सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा। जब आप एक सेल वॉल को या फिर प्लांट सेल या एनिमल सेल को आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप में तो इजीली आपको ये दिखाई देता है। ओके, Now suppose it is a typical diagram of the cell wall, और इसके अंदर जो क्रोमाटिन थ्रेड होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये क्रोमाटिन थ्रेड क्या होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का शेप होता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये तभी होगा जब ये सेल डिवीजन के टाइम में, मतलब सेल जब डिवाइड होने का टाइम आएगा तभी क्रोमाटिन थ्रेड जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर तो फिर हम अगर इसको रिवर्स करके बोले कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है ना, क्रोमोसोम बना हुआ है ये क्रोमाटिन थ्रेड से। क्रोमाटिन थ्रेड जब क्रोमोसोम के अंदर होता है ये बहुत ज्यादा कॉइल फॉर्म में रहता है, इसको कहते हैं सुपर कॉइल्स। ओके, अगर हम ये सुपर कॉइल्स को खोले तो हमको फिर से बहुत सारा कॉइल्स देखने के लिए मिलेगा। अगर ये कॉइल्स को फिर से दोबारा हम खोले तो इसके अंदर आपको एक थ्रेड
टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा और कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जिसको कहा था हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर एक थ्रेड होता है जो कि हिस्टोन मॉलिक्यूल को, हिस्टोन प्रोटीन को टाइटली बाइंड करके रखता है। अब ये कॉइल इसीलिए होता है क्योंकि जो थ्रेड है बहुत ही लेंथी होता है। ओके, अगर ये ऐसे टाइटली पैक्ड होकर नहीं रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए inside the nucleus the chromatin thread are tightly और highly coiled। अब ये जो थ्रेड को हम खोलने जाएंगे तो ये हमको कुछ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में दिखाई देता है जिसको कहते हैं डीएनए। ओके, तो डिटेल अगर हम समराइज करें तो ये क्रोमोसोम जो होता है बना होता है क्रोमेटिन थ्रेड से, और क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए बहुत ही लंबा होता है, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लो एक डीएनए का मैं एक सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस टाइप का, तो एक पार्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको कहता है जीन। तो जीन एक पार्ट होता है डीएनए का, और डीएनए का अगर कंपोजिशन हम देखें तो डीएनए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा जो आपको अलग अलग कलर का पैचेस दिख रहा है, एक होता है फॉस्फेट और शुगर का पैच, ये अल्टरनेट रहता है। और बाकी बीच में जो आपको दिख रहा है इसको सब कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड बेस। ये न्यूक्लियोटाइड बेस कुछ 4 टाइप का होता है, एक होता है साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन एंड थाइमाइन। ओके, ये सब का अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से एक पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिफरेंट होता है। तो जीन का फंक्शन होता है दैट इट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम एक समझ लेते हैं कि अगर किसी का जीन में ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस का कंपोजिशन कुछ इस टाइप का है कि ATCGTT, स्टार्ट फॉर एडेनाइन एंड T स्टार्ट फॉर थाइमाइन लाइकवाइज। तो ATCGTT अगर होता है तो मान लो इसका आइज ब्लू होगा, अगर ATCGCT होता है तो फिर इसका आइज मान लो ब्राउन होगा। ये पर एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो वैसे ही जीन के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं इनका अलग अलग कंपोजिशन के वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें एक जीन के अंदर कितना वैसे न्यूक्लियोटाइड बेस होगा तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। कुछ जीन्स के अंदर ये 200 तक होता है, तो कुछ जीन्स के अंदर ये 2 मिलियन तक भी होता है। तो इट इज नॉट फिक्स्ड कि कौन जीन के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड बेस होगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में तो फर्स्ट पहला फंक्शन ये होता है कि इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितना भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो सब कुछ मेनली न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। जैसे ही न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे उसमें आप देखे थे कि न्यूक्लियस का सरफेस के ऊपर, उसका मेम्ब्रेन के ऊपर जो डॉट्स होता है उसको कहा जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन होता है दैट इट सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। जो अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए का एक पार्ट को हम कहते हैं जीन। इट इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड ट्रांसपोर्ट द हेरिडिटी ट्रेट फ्रॉम द जनरेशन टू एनदर। मतलब एक जनरेशन से, मान लो एक पेरेंट से, उसका फादर से उसका सन को जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीन, जो कि लोकेटेड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। Now next point is that it regulates the growth of the cell by directing the synthesis of protein। अब प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है? ना राइबोसोम, एंड राइबोसोम को कौन सिंथेसिस करता है? ना न्यूक्लियस। तो इसलिए इनडायरेक्टली न्यूक्लियस जो है वो सेल का ग्रोथ को ही कंट्रोल करता है बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ यहाँ पर हमारे सामने 2 टाइप का सेल है, और ये एक एनिमल सेल और एक है बैक्टीरिया सेल। ओके, अब दोनों में स्ट्रक्चर के बेसिस के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस है चलो वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है काफी क्लियरली है, मतलब क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो हम पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है और ये सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन इसका वेल डिफाइंड है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर इसके जितना भी न्यूक्लियर सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक ऐसे ही पूरा सेल के अंदर ये न्यूक्लियर रीजन जो है वो स्कैटर हुआ है, तो इसलिए न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। सेकेंड है, यहाँ पर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये इस टाइप का ऑर्गेनल आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बैक्टीरिया सेल में ये सब ऑर्गेनल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम ये सब प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एब्सेंट होता है, मतलब ये सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इन एनिमल सेल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड हियर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ओके, नाउ बैक्टीरिया सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमेटिन थ्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलता है। एंड नेक्स्ट, इसका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बताया था न्यूक्लियस जो साइज होता है सेल का, उसका मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको कहा जाता है माइक्रोमीटर। तो इसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है ये सब सेल का, जबकि बैक्टीरिया सेल बहुत ही कम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यहाँ पर ये 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये एनिमल सेल काफी ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो ये सब डिफरेंस के बेसिस के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक में आपको ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोट में ये सारा नहीं मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते और ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो इस टाइप का सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये सब चीज़ आपको मिलेगा, इनका साइज पे काफ़ी ज़्यादा होता है और जितना एनिमल्स या फिर आप प्लांट देखो ये सब होता है यूकैरियोटिक सेल।